नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं। साल है 1954। जापान की एक जेल। निक लोवेल, 10 साल की सजा। सोचिए, वो जेल का गंदा बाथरूम साफ कर रहा है। सालों की कैद ने चेहरे पर सख्ती ला दी है। और तभी वो टैटू वाले लोग। हाँ, 5 डरावने से आदमी टैटू वाले बाथरूम से निकलते हैं, निक को घूरते हुए। ये तो बस शुरुआत है। उनके जाने के बाद निक बाथरूम में जाता है और देखता है एक आदमी लटका हुआ है, हाथ ऊपर बंधे हैं, मदद के लिए चिल्ला रहा है। निक फौरन उसे बचाने दौड़ता है। और यहीं से चीजें तेजी से बदलती हैं। गार्ड्स आते हैं। हाँ, गार्ड्स आते हैं। निक और उस दूसरे कैदी दोनों को घसीटते हैं, सजा मिलती है। हेड गार्ड उस कैदी पर मिले एक लेटर को दिखाता है, पर निक को जापानी समझ नहीं आती। उसे एकांत कोठरी में डाल दिया जाता है। तो एकांत कोठरी में निक की मुलाकात उसी आदमी से होती है जिसे उसने बचाया था। वो अपना नाम क्योशी बताता है। कहता है कि वो शक्तिशाली शिरामात्सु याकुजा कबीले का सदस्य है। अच्छा। क्योशी टूटी फूटी अंग्रेजी में डायरेक्ट एक प्लान बताता है, बहुत ही डेयरिंग प्लान, कि वो खुद को घायल करेगा, अस्पताल जाएगा और वहां शिरामात्सु के लोग उसके साथी उसकी मदद करेंगे। और उसने निक से मदद मांगी। हाँ, उसने निक से मदद मांगी और बदले में कबीले की सुरक्षा का वादा किया। निक को एक नुकीला औजार ढूंढने का काम मिला। और निक ने किया, मतलब उसे औजार मिल गया। हाँ, कैदियों के काम करने की जगह पर मलबे में उसे एक नुकीला पत्थर मिला। उसने छुपाया, उसे धार दी। कोठरी में वापस क्योशी ने उसी पत्थर से खुद को घायल किया। निक को कहा कि सही टाइम पर गार्ड्स को बुलाए। और प्लान काम कर गया। एकदम, प्लान काम कर गया। क्योशी अस्पताल पहुंचा और फरार हो गया। ये याकुजा के नेटवर्क की पहुंच दिखाता है ना? जेल, अस्पताल, हर जगह उनके लोग। और निक पर कितना भरोसा किया क्योशी ने। सही कहा। और निक के लिए इसका नतीजा हैरान करने वाला। उसकी सजा चुपचाप कम कर दी गई और उसे वक्त से पहले रिहा कर दिया गया। अब उसकी किस्मत शिरामुत्सु कबीले से जुड़ गई थी। जेल से बाहर निकलकर निक बिल्कुल बदला हुआ लगता है। बाल कटे, दाढ़ी बनी हुई, बाहर एक काली कार इंतजार कर रही थी। ड्राइवर उसे सीधा ओसाका ले जाता है, शिरामुत्सु हेडक्वार्टर। वहां कबीले के अधिकारी क्योशी को भगाने में मदद के लिए उसका शुक्रिया करते हैं। और उसे फौरन काम पे लगा दिया। हाँ, एक नेता उसे इसका पहला काम सौंपता है, एक अमेरिकी बिजनेसमैन के साथ बातचीत। निक फौरन तैयार हो जाता है। उसे होटल के लिए पैसे दिए जाते हैं, लेकिन वो पहले शहर घूमने निकल पड़ता है। एक जुआ घर, फिर एक बार। और वहीं वो उस लड़की से मिलता है। हाँ, वहीं उसकी नजर एक जापानी महिला पर पड़ती है। वो उसे टिप देकर चला जाता है। अगले दिन क्योशी निक को बातचीत के लिए एक मेटल फैक्ट्री ले जाता है। फैक्ट्री में वो मिलते हैं एंथनी पेनेटी से, एक बहुत ही घमंडी अमेरिकी। पेनेटी न सिर्फ जापानी कल्चर और याकुजा का मजाक उड़ाता है, बल्कि शिरामुत्सु की शर्तें मानने से भी इनकार कर देता है। वो दावा करता है कि वो कोबे के दूसरे कबीले रियोएत्सु से भी बात कर रहा है और निक का अपमान करके उसे जाने को कहता है। रियोएत्सु कबीला, तो यहाँ कंपटीशन भी है। कहानी और उलझ रही है। हाँ, निक समझ जाता है कि अब बातों से काम नहीं चलेगा। वो मेज पर रखा भारी टाइपराइटर उठाता है और सीधा पेनेटी के सिर पर दे मारता है। क्या बात है, सीधा एक्शन। हाँ, पेनेटी हैरान, लहूलुहान, फौरन शिरामुत्सु की शर्तें मान लेता है। तो निक ने अपनी उपयोगिता साबित कर दी। उसने दिखा दिया कि वो सिर्फ बात नहीं करता, एक्शन भी लेता है, और वो भी कितना हिंसक। बिल्कुल। काम सफल होने के बाद क्योशी और शिरामुत्सु के सदस्य निक को जश्न मनाने एक बार में ले जाते हैं, लेकिन वहां माहौल बिगड़ जाता है। रियोएत्सु वाले आ गए होंगे। हाँ, प्रतिद्वंदी रियोत्सु कबीले के सदस्य वहां आ जाते हैं। एक मेंबर निक को उकसाता है। निक का सब्र जवाब दे जाता है। वो उसके सिर पर बोतल तोड़ देता है। ओह, हंगामा हो गया होगा फिर तो। हाँ, पूरा हंगामा। दोनों तरफ से बंदूकें निकल आती हैं, लेकिन रियोत्सु वाले कम थे तो वो पीछे हट जाते हैं। निक की ये बेखौफ आक्रामकता, इसने जरूर शिरामुत्सु वालों को इम्प्रेस किया होगा। बहुत ज्यादा। उसे क्योशी का और गहरा विश्वास हासिल होता है। इनाम में उसे एक शानदार अपार्टमेंट मिलता है और क्योशी उसे ऑफिशियली याकुजा कबीले में शामिल होने का प्रस्ताव देता है। निक मान जाता है। क्योशी जल्द ही निक को एक और काम में शामिल करता है। एक बार मालिक से निपटना था जो शिरामुत्सु का कंट्रोल मानने से इनकार कर रहा था। बात नहीं बनी होगी। नहीं, बातचीत फेल हुई और निक बिना किसी हिचकिचाहट के मालिक का गला काट देता है। क्योशी फिर एक ही बार में काम खत्म कर देता है। बाद में क्योशी निक को रिलैक्स करने के लिए शिरामुत्सु के ही एक नाइट क्लब में ले जाता है और वहां वही लड़की म्यू। हाँ, निक उसी जापानी महिला को फिर से देखता है। क्योशी बताता है कि वो उसकी बहन है म्यू, और वो म्यू को लेकर काफी प्रोटेक्टिव है, खासकर रियोएत्सु कबीले के साथ चल रहे तनाव को देखते हुए।
क्योशी निक से म्यू को घर छोड़ने के लिए कहता है। अच्छा। म्यू के दरवाजे पर वो निक के साथ थोड़ा फ्लर्ट करती है, उसे अंदर बुलाती है, वो बात करते हैं, एक कनेक्शन महसूस करते हैं और निक उसकी पीठ पर बना कॉम्प्लेक्स याकुजा टैटू देखता है। टैटू ये दिखाता है कि म्यू भी इस दुनिया से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। ये रिश्ता निक और क्योशी की बहन के बीच ये आगे चलकर चीजों को और उलझा सकता है। बिल्कुल। अब निक को एक और जरूरी काम मिलता है, एक अमेरिकी सैनिक से हथियार खरीदना। सौदा बिल्कुल सीक्रेट रखना था, शिरामत्सु का नाम नहीं आना चाहिए था, निक को सब अकेले संभालना था। ये तो बहुत रिस्की काम था। हाँ, वो डॉक्स पर पहुंचता है और उसे एक लाश मिलती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, रियोएत्सु कबीले के लोग वहां आ जाते हैं, सौदा बिगाड़ने और $2 मिलियन लूटने के इरादे से। लेकिन निक ने पैसे छिपा दिए थे ना? हाँ, उसने पैसे पहले ही कार में छिपा दिए थे। जब रियोएत्सु वालों को पैसे नहीं मिले तो वो निक से भिड़ गए। एक आदमी ने निक को घुटनों पर बैठने को कहा। निक ने मारने का नाटक किया और फिर पलटवार कर दिया। कमाल है, अकेला उन सब पर भारी पड़ गया। हाँ, बचे हुए सदस्य भाग गए, लेकिन ये बात शिरामत्सु लीडर तक पहुंच गई। और लीडर खुश नहीं हुआ होगा। लेकिन लीडर ने निक को डांटा कि उसने रियोत्सु से पंगा क्यों लिया, इससे गैंग वॉर छिड़ सकती है। और फिर माफी के तौर पर या कहें कि मामला शांत करने के लिए लीडर ने रियोत्सु को 2 कटी हुई उंगलियां भेजने का आदेश दिया। युबित्सु में याकुजा का वो भयानक रिवाज, अपनी गलती मानने का तरीका। हाँ, क्योशी ने निक की जगह अपनी उंगली देने की पेशकश की। आखिरकार दोनों ने थोड़ी थोड़ी उंगली काट कर भेजी। ये वफादारी दिखाने का एक तरीका था और जिम्मेदारी लेने का भी। क्योशी की वफादारी यहाँ साफ दिखती है, लेकिन अंदरूनी शक, भेदी का शक, वो भी गहरा रहा था। इसके बाद एक कार में लीडर निक से अकेले में कहता है कि उसे शक है कि कबीले के अंदर ही कोई रियोत्सु को जानकारी दे रहा है। फिर कार एक जगह रुकती है जहां एक समारोह में निक को ऑफिशियली शिरामत्सु कबीले में शामिल किया जाता है। मतलब शक के बावजूद उसे शामिल कर लिया गया। लीडर शायद निक की ताकत और वफादारी को इस्तेमाल करना चाहता था। हो सकता है। शाम को जश्न होता है, वहीं निक क्योशी को म्यू के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताता है। क्योशी का क्या रिएक्शन था? क्योशी पहले थोड़ा नाराज होता है, लेकिन फिर मान जाता है। वो कहता है, अब हम असली भाई हैं। वाह, तो निक अब पूरी तरह से कबीले का हिस्सा था, क्योशी का भाई, म्यू का प्रेमी। लेकिन ये रिश्ते बहुत नाजुक धागों से बंधे थे, खासकर जब दुश्मन बाहर भी थे और शायद अंदर भी। हाँ, अपनी नई पहचान को और पुख्ता करने के लिए निक अपनी पीठ पर वैसा ही पारंपरिक याकुजा टाटू बनवाता है जैसा म्यू का था। ये बहुत बड़ा कदम था निक के लिए। ये दिखाता है कि वो अब बाहर ही नहीं रहना चाहता, वो पूरी तरह से जिंदगी को अपना रहा था। म्यू उस दौरान उसके साथ रहती है, उसे टैटू के गहरे मतलब समझाती है, लेकिन अतीत पीछा नहीं छोड़ता। एक दिन ट्रेन में म्यू के साथ निक की नजर उसी रियोत्सु मेंबर पर पड़ती है जिसने डॉग्स पर उसे मारने की कोशिश की थी। ओहो, वो क्या करता है? कुछ नहीं, म्यू की हिफाजत के लिए वो शांत रहता है, पर खतरा महसूस करता है। इसी बीच रियोत्सु कबीला शिरामत्सु के पास एक अजीब सा बिजनेस डील का प्रस्ताव भेजता है। वो नौजवान लड़के वाला? हाँ, वो एक नौजवान लड़के को भेजते हैं। शिरामत्सु लीडर इसे अपना अपमान समझता है। ओरोची, शिरामत्सु का एक सीनियर ऑफिसर, लीडर को सलाह देता है कि डील मान लेनी चाहिए, लेकिन लीडर गुस्से में मना कर देता है। यहाँ ओरोची का लीडर से अलग सोचना ये पहली बार खुलकर सामने आया है। कबीले के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा था। बिल्कुल। बाद में ओरोची अपनी निराशा क्योशी से जाहिर करता है। फिर वो म्यू से मिलने जाता है। पता चलता है कि उनका अतीत में कोई रिश्ता था। अच्छा। हाँ, ओरोची म्यू से दोबारा रिश्ता शुरू करने को कहता है, लेकिन म्यू साफ मना कर देती है। गुस्से में ओरोची उसे थप्पड़ मारता है, जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, पर म्यू भाग जाती है। अगले दिन दोनों कबीले सुमो मैच में मिलते हैं। रियोत्सु चेयरमैन खुद शिरामत्सु लीडर से मिलता है और एक बड़ा प्रस्ताव रखता है, दोनों कबीलों का विलय और शिरामत्सु लीडर रिटायर हो जाए। ये तो सीधी सीधी बेइज्जती थी। जाहिर है, लीडर ठुकरा देता है। निक बीच में बोलता है, रियोत्सु को चेतावनी देता है, हम भेड़िए हैं, कुत्ते नहीं। लेकिन निक के लिए एक और मुसीबत इंतजार कर रही थी। कौन सी? उसका सामना होता है पॉली बावर्स से, उसके पुराने आर्मी साथी से। बावर जानता था कि निक ने कोर्ट मार्शल से बचने के लिए अपनी मौत का नाटक किया था। वो उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देता है। ओह, अतीत लौट आया। निक उसे घर बुलाता है, ड्रिंक पिलाता है और फिर अचानक चाकू मारकर उसे खत्म कर देता है। उसकी लाश ठिकाने लगाता है। निक अब मतलब पूरी तरह बदल चुका है। वो म्यू के पास जाता है, उसके चेहरे पे चोट का निशान देखता है, पूछता है किसने मारा, पर म्यू नहीं बताती। लेकिन वो एक बड़ी खबर देती है, वो प्रेग्नेंट है। और फिर वो निक को जाने के लिए कहती है।
निक फौरन क्योशी के पास जाता है, प्रेगनेंसी के बारे में बताता है, कहता है कि वो म्यू और बच्चे के लिए कबीला छोड़ने को तैयार है। और क्योशी? क्योशी गुस्सा नहीं होता, वो उसे 2 तलवारों का एक सेट देता है, डाओ। समझाता है, एक दुश्मन के लिए, दूसरी अपने सम्मान के लिए। क्योशी जिसने म्यू को पाला था, अब उसकी जिम्मेदारी निक को सौंपता है। ये क्योशी के भरोसे का चुर्रांड प्रदर्शन था। उसने निक को सिर्फ भाई नहीं बल्कि अपनी बहन का रक्षक मान लिया। निक जिम्मेदारी कबूल करता है और बोवर्स की लाश दफनाने में क्योशी की मदद मांगता है। लेकिन दूसरी तरफ ओरोची का खेल अब खुलकर सामने आने वाला था। हाँ, पता चल जाता है कि वही गद्दार है। हाँ, वो रियोएत्सु के साथ मिलकर शिरामात्सु को अंदर से खत्म करने की साजिश रच रहा था। और फिर वो दिन आ जाता है, दर्जी की दुकान पे हमला। वो घात लगाकर किया गया हमला। हाँ, एक कर्मचारी लीडर पर हमला करता है, निक उसे बचाता है, क्योशी हमलावर को गोली मार देता है। भागते वक्त रियोएत्सु के लोग घात लगाकर हमला करते हैं। भयंकर लड़ाई होती है और उसी लड़ाई में एक गोली क्योशी को लगती है। नहीं। हाँ, वो निक की बाहों में दम तोड़ देता है। इसके बाद तो सब कुछ बदल गया होगा। बिल्कुल। आपातकालीन मीटिंग बुलाई जाती है। लीडर पुष्टि करता है कि दर्जी की दुकान तक ये जाने वाली कार में रियोएत्सु के लोग थे, मतलब गद्दार अंदर ही था। लीडर गुस्से में क्योशी की मौत का बदला लेने के लिए रियोएत्सु पर जंग का ऐलान कर देता है। अब खुला युद्ध। निक क्योशी की मौत की खबर मियो को देता है। उसके दुख को देखकर निक का बदला लेने का इरादा और मजबूत हो जाता है। वो बचे हुए शिरामात्सु सदस्यों के साथ रियोत्सु के खिलाफ एक खूनी मुहिम छेड़ देता है। निक अब लीडर की भूमिका में आ गया था, है ना, बदला लेने वाला लीडर। हाँ, वो एक एक करके रियोत्सु के गुर्गों को खत्म करता है, युद्ध का रुख मोड़ देता है। रियोत्सु कबीले में डर फैल जाता है। उसकी क्रूरता अब चरम पर थी। रियोत्सु लीडर शायद डर कर एक संदेश भेजता है, एक युवा लड़के के जरिए, खून खराबा खत्म करने के लिए एक आखिरी लड़ाई बिना हथियारों के, डॉक्स पर। ये भी कोई चाल हो सकती थी। शिरामात्सु लीडर जोखिम समझता है पर मान जाता है। वो निक और बचे हुए सदस्यों को डॉक्स पर भेजता है। और वहाँ डॉक्स पर माहौल तनाव भरा है। रियोत्सु चेयरमैन आता है ओरोची के साथ। ओरोची खुलेआम अपना विश्वासघात कबूल करता है। शिरामात्सु लीडर शायद आखिरी कोशिश में ओरोची को वापस आने को कहता है, माफी देता है, लेकिन ओरोची धोखे से उसे चाकू मारकर उसकी हत्या कर देता है। हे भगवान, सबके सामने शिरामात्सु कबीले का अंत। हाँ, शिरामात्सु सदस्य घिरे हुए असहाय। ओरोची शिरामात्सु कबीले के अंत की घोषणा करता है। वो निक को एक ऑफर देता है, अगर निक मियू को छोड़ दे तो वो उसे जाने देगा। और निक साफ मना कर देता है। तभी एक स्नाइपर निक के पैर में गोली मार देता है। इसी बीच रियोएत्सु वाले पुलिस रेड का नाटक करके शिरामात्सु हेडक्वार्टर में आग लगा देते हैं। सब खत्म। क्या भयानक स्थिति थी। लेकिन निक हार नहीं मानता। उसी रात वो किसी तरह गार्ड से बचकर म्यू के पास पहुंचता है, उसे सुरक्षित निकाल लेता है। पर उसका बदला अभी बाकी था। वो क्योशी की दी हुई दाव तलवार लेता है और सीधा रियोत्सु हेडक्वार्टर्स। हाँ, सीधा रियोएत्सु हेडक्वार्टर। वो ओरोची से आमने सामने लड़ने का हक मांगता है। ओरोची आत्मविश्वास से तलवार निक की तरफ फेंकता है, उसका मजाक उड़ाता है, तुम याकूजा नहीं हो, तुम बाहरी हो। वो टैग बाहरी। निक तलवार उठाता है और एक ही तेज वार में ओरोची को खत्म कर देता है। बदला पूरा हुआ, लेकिन अब रियोएत्सु कबीला क्या करेगा? यही सबसे हैरान करने वाली बात है। रियोएत्सु कबीले का लीडर अपने आदमियों को निक पर हमला करने से रोक देता है। क्या? क्यों? वो निक को जाने का आदेश देता है। कहता है कि ओरोची को मारकर उसने शिरामात्सु का बदला ले लिया है। निक चुपचाप वहां से चला जाता है। ये वाकई अजीब है। शायद वो याकुजा कोड का सम्मान कर रहा था, या शायद उसे ओरोची जैसे गद्दार से छुटकारा पाकर खुशी हुई, या वो बस और खून नहीं चाहता था, पता नहीं। लेकिन निक बच गया। तो ये थी निक लोविल की अविश्वसनीय कहानी। एक अमेरिकी कैदी से याकुजा प्रवर्तक तक, वफादारी, विश्वासघात, हिंसा, प्यार, सब कुछ देखा उसने और बहुत भारी कीमत चुकाई। हाँ, और इस कहानी से कई सवाल उठते हैं। पहचान का सवाल, क्या कोई बाहरी जैसे निक कभी पूरी तरह से किसी बंद समाज जैसे याकुजा का हिस्सा बन सकता है? उसे आखिर तक बाहरी ही कहा गया। सही कहा। और वफादारी का मतलब क्या है? क्या खून के रिश्ते ज्यादा मायने रखते हैं या वो रिश्ते जो हम चुनते हैं, जैसे निक और क्योशी का रिश्ता था? और हिंसा, ये एक ऐसा चक्र है जिसमें फंस कर निकलना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। कहानी के आखिर में निक म्यू से मिलता है। जिस अपार्टमेंट में म्यू थी, वहां शिरामात्सु का एक बचा हुआ सदस्य पहरा दे रहा था।
वो निक को देखकर झुकता है, जैसे उसे शिरामत्सु कबीले का नया लीडर मान रहा हो। अंत खुला छोड़ दिया गया है। हाँ, तो सुनने वालों के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं। निक ने ओरोची को मारकर अपना बदला लिया, एक तरह से अपना फर्ज निभाया, लेकिन उसे फिर भी बाहरी कहा गया। क्या कोई अपनी जड़ों को पूरी तरह मिटा सकता है, खासकर ऐसे समाज में? और अब निक का भविष्य क्या होगा? क्या वो शिरामत्सु कबीले के बचे खुचे लोगों का नेतृत्व करेगा, या वो म्यू और अपने बच्चे के साथ कहीं दूर चला जाएगा? ये सोचने वाली बात है।